ये खेती में किसानों के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है? वर्मी कंपोस्ट से आप डीएपी यूरिया का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कैसे? तो क्या वर्मी कंपोस्ट का भी ऐसा कुछ है कि ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए तो इसके भी दुष्प्रभाव होते हैं? क्या डीएपी और यूरिया का अधिक मात्रा में यूज़ करना किसानों के लिए नुकसानदायक है? और किस तरह से वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो ये ज़मीन का मैनेजमेंट है वो हमने इससे ढाल थोड़ा सा बनाया है, ताकि जो बारिश का ज़्यादा पानी अगर आता है तो बाहर होकर के निकल जाएगा। अगर पानी बेड में भराएगा तो आपका सारा केचुआ बेड में से एग्जिट हो जाएगा या मर जाएगा। ये एक ऐसा केचुआ जो हर मौसम में एडजस्ट कर लेता है। ये सबसे बेस्ट केचुआ माना जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। 4 बाय 30 के जो बेड होता है, इसमें हम 20 से 25 किलो केचुआ डलवाते हैं। अब 20 से 25 किलो केचुआ क्यों डालता है, उसके पीछे की आपको मैं मिल बताता हूँ। तो किसान कैसे चेक करेगा कि जो केचुआ है वो सही कंडीशन में या फिर वो बेड में ठहरा हुआ है, बेड में काम कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? अब मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों को सबको इंटरेस्ट है कि आप इस यूनिट से कितना पैसा कमा रहे हैं और अगर वो स्टार्ट करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, तो इस पे आप हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं इंदौर के पास स्थित शिव शक्ति ऑर्गेनिक फार्म के यूनिट पर। इस फार्म पर हमें मिले सोहन जी, जो पिछले 4 सालों से वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या वर्मी कंपोस्ट से सच में लाखों रुपए कमाया जा सकता है। अगर सच में लाखों रुपए कमाया जा सकता है तो इसका पूरा क्या प्रोसीजर रहेगा, इस वीडियो में हर मुद्दे पे बात की जाएगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के साथ बने रहें। तो मिलिए सोहन जी से, और सोहन जी थोड़ा अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे शिव शक्ति ऑर्गेनिक के फार्म पर आए, जिससे काफ़ी सारी जनता जागरूक होगी और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगी, ऑर्गेनिक खाएगी, जिससे बहुत सारे परिवार सूखे रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट का हमने काम चालू करा था, ये आज से 4 साल पहले चालू करा था, और इसमें जो मेरी भूमिका है ये वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग की है। और मेरे और भी साथी हैं जो वर्मी कंपोस्ट का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, अर्थवॉर्म का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, लीगल डिपार्टमेंट अलग है। ऐसे करके हमारी 25 लोगों की टीम है जो ओवरऑल इन सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो सोहन जी, कृपया हमारे व्यूअर को बताइए कि वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो जैसे कि हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा था कि यूपी, बिहार, पटना, राजस्थान, वहाँ बहुत जगह वर्मी कंपोस्ट का काम बड़े लेवल पर चल रहा था, और हमने एमपी में देखा कि इसकी कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो हमें ऐसा लगा कि हमारे क्षेत्र में भी वर्मी कंपोस्ट का अच्छा काम चालू होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करा था, और एक छोटी सी यूनिट सेटअप करी थी, जिससे आज हम बड़ा करते करते 5 यूनिट हमारी पर्सनल लोन कर रहे हैं, और कम से कम 25-30 यूनिट से हम माल परचेस करते हैं। इन सारे लोगों को हमने ट्रेन करा, उन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाया, और भी बहुत सारे किसान साथी हैं जिनको हम वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपने खेतों में भी अच्छी खेती उपज कर पाए। जैसे हम किसान साथियों को समझाते हैं कि वो कैसे अपनी ज़मीन की स्थिति सुधार कर पाए। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज के समय में ज़मीन बहुत हार्ड होती है, इस चीज़ का सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 10 साल में अगर ये नहीं किया जाएगा तो ज़मीनें बंजर हो जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए हमने वर्मी कंपोस्ट चालू करा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं एक्चुअली में वर्मी कंपोस्ट क्या है और ये खेती में किसानों के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट एक संपूर्ण पोषक खाद माना जाता है, जिसमें 16 पोषक तत्व और कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं। 16 पोषक तत्व, जैसे इसमें कार्बन की मात्रा 15 से 20% होती है, 1.5% नाइट्रोजन होता है, 0.8% फास्फोरस होता है। प्लांट के जर्मिनेशन से लेके उसके बड़े होने तक ये सारे पोषक तत्व उसको प्रोवाइड करवा देता है। अगर ये ज़मीन में डलता है तो जो ज़मीनी केचुआ होता है, जो कि आज डीएपी और यूरिया के यूज़ केस की वजह से वो नीचे चला गया है, अगर वो ऊपर आता है तो अगर यूरिया डलता है तो वो मर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने उस केचुआ को खो दिया है। तो ये जो खाद डलता है, इसकी वजह से इसका जो रिसाव बारिश में नीचे जाता है, इस वजह से जो केचुआ एक्टिव होकर के ऊपर जाता है, जिससे कि हमारी ज़मीन और बुरबुरी हो जाती है और इसमें फसल और अच्छी उत्पादन होने लगता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, क्या वर्मी कंपोस्ट डीएपी और यूरिया का रिप्लेसमेंट है? हाँ, बिल्कुल सही। वर्मी कंपोस्ट से आप डीएपी यूरिया का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप नाइट्रोजन आप डालते हैं जब प्लांट जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद हम इसको डालते हैं प्लांट को लगाने से पहले। तो इससे क्या होता है कि प्लांट को शुरुआत से ही वो न्यूट्रिशंस मिलने लग जाते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ कर पाए। अगर आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया में बेसिक होता है क्या है कि वो रिसाव होकर के डायरेक्ट लग जाता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में अधिकतर आता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गलता है। वर्मी कंपोस्ट का ऐसा है कि धीरे धीरे लगता है और लंबे समय तक लगता है, इसलिए इसके बेनिफिट ज़्यादा है। ऐसा कहा गया है कि ज़्यादा मात्रा में डीएपी यूरिया यूज़ करने से इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो क्या वर्मी कंपोस्ट का भी ऐसा कुछ है कि ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए तो इसके भी दुष्प्रभाव होते हैं? वर्मी कंपोस्ट एक ठंडा खाद माना जाता है, इसके कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं होते, क्योंकि अगर ये प्लांट में आप 5 किलो भी डाल दोगे ना तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको अच्छी डेवलपमेंट ही मिलेगी, क्योंकि इसमें अधिकतर मात्रा में कार्बन पाया जाता है और इसमें वो सारी चीज़ें जो एक प्लांट्स को चाहिए रहती है। क्या डीएपी और यूरिया का अधिक मात्रा में यूज़ करना किसानों के लिए नुकसानदायक है और किस तरह से वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है?
तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसान साथी डीएपी और यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं तो उनको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, और उनको ही नहीं, ज़मीनों को भी नुकसान हो सकते हैं, और उसके द्वारा उगाई गई फसलों से भी नुकसान हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान साथी यूरिया डीएपी जब ज़मीन में डालते हैं तो उसके बाद ज़मीन की स्थिति बदलती जा रही है। अभी आज से 20-30 साल पहले आपने देखा होगा ज़मीन बहुत मुलायम और नरम हुआ करती है, देखते हैं ना, पावड़े से काट देता था। आज के समय में बहुत सारे ट्रैक्टर और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन निकाले गए, उसके बावजूद भी ज़मीन उतनी सही नहीं हो पा रही है, जिससे उनको पूरा पलटने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज ज़मीन बहुत हार्ड हो चुकी है इन चीज़ों के उपयोग करने की वजह से। यहीं हम अगर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से ज़मीन जो है बुरबुरी होने लगती है। जो ज़मीनी केंचुआ जो होता है वो एक्टिव होकर के ऊपर आता है। अगर वो एक्टिव होकर के ऊपर आता है तो एक स्थान से आता है और दूसरे स्थान से वापस नीचे जाता है, तो जिससे क्या होता है, ज़मीन में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों की वजह से आपका वाटर लेवल भी बढ़ जाता है और दूसरा आपकी ज़मीन भी बुरबुरी होने लगती है। सोहन जी, जैसे कि आपने अभी जो जानकारी दी उससे हमारे किसान भाई को तो ये तो क्लियर हो गया है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे किसानों को अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि विस्तार से बताइए। तो बेसिकली हमारे जो वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करते हैं तो हमें जो गोबर यूज़ करना होता है वो गोबर हमें 15 दिन से लेकर के 90 दिन तक का लेना होता है। 15 दिन से 90 दिन तक का इसलिए क्योंकि ताज़ा खाना हर किसी को पसंद होता है। आपको और हमें भी ताज़ा खाना पसंद होता है, ऐसा ही वर्म को भी अच्छा और ताज़ा खाना पसंद होता है। इसमें हमें किसी प्रकार का कचरा अटाला जैसा गोबर नहीं लेना है। अधिकतर कोशिश करें कि ताज़ा गोबर ही मिले, और गोबर आपको पक्के फर्श कर लेना है, और कोशिश करिए कि बड़े बड़े डेयरी फार्म या गौशाला से लिया जाए। अच्छा, जैसे आपने गोबर की बात करी, गोबर 30 दिन से 90 दिनों के भीतर का होना चाहिए। अगर गोबर 90 दिनों के बाद का होगा तो उस कंडीशन में क्या दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं? यदि आप पुराना गोबर भी लेते हैं, जैसे 6 महीने या 7 महीने, 8 महीने या साल भर का, तो इसमें क्या होता है कि गोबर से आपका वर्मी कंपोस्ट तो बन जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपके केंचुओं को नुकसान होगा, या तो केंचुआ आपका कम हो जाएगा या सही से वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सोहन जी, हमें बताइए कि डेयरी फार्म से अपने वर्मी कंपोस्ट फार्म तक गोबर लाने की आपकी क्या प्रोसेस होती है? और हमने जहाँ तक सुना है कि गोबर की तासीर गर्म होती है, तो इसको ठंडा करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप करते हैं गोबर के साथ में? गोबर जो हमारा है वो हमने टेंडर दे रखा है, तो वो हमारा गोबर ला करके यहाँ डंप कर देते हैं, उनका फिक्स है जो भी अमाउंट देते हैं वो लोग हम। और उसके बाद इसको ठंडा करने की प्रोसेस के बारे में बताएं। गोबर में होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस को निकालने के लिए हमें उस पर करीबन 5 से 7 दिन कंटिन्यू उसमें पानी चलाना है। पानी इतना चलाना है कि गोबर के साइड से बह जाए। इससे क्या होता है कि उसके अंदर की जितनी भी गर्मी या हीट होती है वो निकल जाती है, उसमें केंचुआ आसानी से सर्वाइव कर पाता है। तो सोहन जी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि गोबर लाने की प्रोसेस क्या होती है और गोबर कैसा यूज़ किया जाता है, अब आप हमें बताइए कि इसकी बेड लगाने की प्रोसेस क्या होती है और बेड का साइज़ क्या होता है, और बेड बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो नॉर्मली जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा जो बेड है वो 4x30 का होता है। 4x30 में हम 3.5 फुट रखते हैं, आधा फुट इसमें हम जगह छोड़ते हैं, जिससे कि हमारी जो लेबर है उनको चलने में आसानी रहे। उसके बाद हम 3.5x30 का बेड लगाते हैं। बेड की जो ऊंचाई है वो हम 1.5 से 2 फीट रखते हैं। अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम इसकी 1.5 फीट ऊंचाई रखें, और बारिश और ठंड के दिनों में हम इसकी 2 फीट ऊंचाई रखते हैं। इससे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में हीट ज़्यादा बनती है तो हमारा केंचुआ मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बारिश और ठंड में इन्वायरमेंट ठंडा होता है, इसलिए 2 फीट का बेड भी सर्वाइव कर जाते हैं केंचुए। ठीक है, अब इसके आगे हम बेड लगा देते हैं। बेड लगाने के पश्चात हम इसको सही करवाते हैं, ताकि जो हमारा जो गोबर है वो इधर उधर फैला ना रहे और ये सही व्यवस्थित रहे। तो सोहन जी, जैसा आपने बताया बेड की प्रोसेस, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बेड बनाने के लिए सीमेंट की बनी हुई टंकियों का यूज़ करते हैं, तो ये तकनीक किस तरीके से उससे अलग है और बेहतर हो सकती है? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो प्लास्टिक शीट नीचे बिछाई है, ये केंचुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए होती है। बहुत सारे जो किसान साथी है वो पक्के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, और बड़े लार्ज स्केल पे आपको अगर काम करना है तो बजट कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। इसलिए ये सबसे लो बजट वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, और इसको विंडरोम मेथड कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक छोटे लेवल का किसान भी इस तकनीक का प्रयोग करके वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा सकता है। तो सोहन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपका जो ये यूनिट है देखने में काफ़ी डिस्टेंस में फैला हुआ दिख रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये यूनिट कितनी एकड़ में फैला हुआ है? ये जो हमारा यूनिट है ये 1 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पर करीबन 200 प्लस बेड्स हैं। तो इन 200 बेड से हर महीने कितना प्रोडक्शन हो जाता है? हर महीने ओवरऑल हम देखा जाए तो इसमें 65 से 70 टन प्रोडक्शन करते हैं, और एक साइकिल में हम इसमें 140 टन 145 टन के आसपास टच कर जाते हैं। सोहन जी, जैसे कि बहुत जगह देखा जाता है, लोग वर्मी कंपोस्ट का काम बड़े बड़े साइड लगा के करते हैं, लेकिन आपके यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि आप सारा काम खुले आसमान के नीचे कर रहे हो, तो ये किस तरीके से अलग है और इसके क्या बेनिफिट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ओपन शेड में के बिना भी वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो ये सक्सेसफुल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सारे बेड ओपन में ही लगे हैं।
आप अगर शेड नहीं भी लगाते तो भी किया जा सकता है वर्मी कंपोस्टिंग। इसके लिए आपको सिर्फ वाटर मैनेजमेंट का ही ध्यान रखना होता है, जिससे कि केचुओं को उनका एनवायरनमेंट मेंटेन मिले ताकि वो उसमें सर्वाइव कर पाए। लेकिन देखा जाए तो ओपन स्ट्रक्चर में बारिश में इस खाद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए? जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो ये ज़मीन का मैनेजमेंट है वो हमने इससे ढाल थोड़ा सा बनाया है, ताकि जो बारिश का ज़्यादा पानी अगर आता है तो बाहर होकर के निकल जाए। हमने उस साइड भी नालियाँ दी है, जिससे कि हमारा जो पानी है वो बेड में ना भरा है और हमारा जो केचुआ है उसमें आसानी से सर्वाइव करता है। अगर पानी बेड में भर जाता है तो इसकी क्या ड्यूरेशन होती है कि समय से पहले पानी खाली कर देना चाहिए, या फिर अगर पानी बेड में भराएगा तो आपका सारा केचुआ बेड में से एग्जिट हो जाएगा या मर जाएगा। तो आप विशेषकर ध्यान रखें कि आप बेडों के साइडों में नालियाँ जरूर बनाएं, जिससे कि पानी बाहर निकल जाए। भले आधा घंटा लगे पर वो पानी बाहर हो जाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर पानी भरता है तो केचुए के मरने की भी संभावना होती है और वो उस पानी के साथ केचुए बह भी सकते हैं। तो सोहन जी, मैंने अपनी रिसर्च के अनुसार देखा है कि हमारे देश में जो देसी केचुए पाए जाते हैं वो वर्मी कंपोस्ट के लिए उतना उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, और केचुए की भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आप हमें बताइए कि आप अभी वर्मी कंपोस्ट के लिए किस वैरायटी का केचुआ यूज़ कर रहे हो, और बाकी के जो भी दूसरे प्लांट है इसके, वो उन प्लांटों में अधिक मात्रा में कौन सी क्वालिटी का केचुआ यूज़ किया जाता है? बेसिकली हमारे जो वॉर्म यूज़ किए जाते हैं वो आइसिनिया फर्टिला रेड अर्थवर्म होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का होता है। ये एक ऐसा केचुआ है जो कम से कम टेम्परेचर में और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है 45-50 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों के दिनों में, और ठंड के दिनों में 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री तक भी आ जाता है। तो ये एक ऐसा केचुआ जो हर मौसम में एडजस्ट कर लेता है। ये सबसे बेस्ट केचुआ माना जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, जो कि आइसिनिया फर्टिला रेड अर्थवर्म होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा वर्म है ये 4 से 5 इंची लंबा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और यह वर्म जो है ये पूरी इसकी बॉडी पर रिंग होती है और पूंछ पे हल्का सा पीलापन होता है। आप देख सकते हैं ये मैच्योर केचुआ है, अभी यह अंडे दे सकता है। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। और ये केचुए को हम एपेजिक केचुआ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपरी सतह पर काम करने वाला केचुआ होता है, और जो हमारा देसी केचुआ होता है वो निचली सतह में ज़मीन पर काम करता है। वो हमारा जो केचुआ होता है ये सिर्फ गोबर खाता है। अगर इसे जिंदा रहने के लिए, इन केसेस आपका गोबर खराब है, अगर जिंदा रहने के लिए इसको मट्टी खाना पड़े तभी ये मट्टी खाएगा, अदरवाइज ये गोबर ही खाएगा। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। और इसके आगे मैं बताऊँगा कि जो केचुआ है यह एक इसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है यह 6 महीने में कंटिन्यू अंडे देने की क्षमता रखता है। और ये मान लीजिए कि अगर 1 किलो केचुआ आप इसमें डालते हैं तो 4 से 5 महीने में ये 15 से 20 गुना तक हो जाता है, अगर आप सही से इसकी केयर करते हैं। इसके अलावा एक ब्रीड और होती है जो कि यूट्रिलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे अफ्रीकन नाइट यूट्रिलिस कहते हैं, अफ्रीकन केचुआ भी कहते हैं। ये भी वर्मी कंपोस्ट के लिए अच्छा माना जाता है। ये 2 ब्रीड सबसे बेस्ट होती है। और अगर उन केचुओं में अगर बेड में केचुआ डालने की बात करते हैं तो केचुआ जो हमारे एक बेड में 4 बाय 30 के जो बेड होता है इसमें हम 20 से 25 किलो केचुआ डलवाते हैं। अब 20 से 25 किलो केचुआ क्यों डालता है उसके पीछे की आपको मैं मित बताता हूँ। बेड में 1500 किलो गोबर होता है, अब इसमें हम 20 से 25 किलो केचुआ क्यों डालते हैं? हमारा जो केचुआ है ये 24 घंटे काम करता है। ये एक ऐसी लेबर है जो रेगुलर काम करती रहती है 24/7। तो इसमें 25 किलो केचुआ डालने का रीज़न ये होता है कि जो केचुआ है उसके वेट के बराबर दिन भर गोबर खाता है दिन भर में। तो यदि हम इसमें 25 किलो केचुआ डालेंगे तो एक दिन में वो 25 किलो गोबर खाएगा। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके उसमें केचुआ डालते हैं। तो सोहन जी, आप हमें ये बताइए कि हमारा बेड लग गया, केचुए डल गए, अब केचुए डलने के बाद में वर्मी कंपोस्ट रेडी करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है निकालने के लिए और मार्केट में सेल आउट करने के लिए? जैसा कि हमने इसमें केचुआ डाल दिया, उसके पश्चात हम इसमें 25 दिन कंटिन्यू तरी करेंगे, जिससे कि इसमें हीट वापस जनरेट ना पाए और हमारा केचुआ मरे ना। तो डालते समय भी हमें थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना होगा कि जो हमारा केचुआ डल रहा है उसके पास सेफ है कि नहीं। अगर वो बाहर आ रहा है तो उसका ध्यान रखते हुए हमें उसमें तरी करना है। और इसको 25 दिन तक रेगुलर तरी करने के बाद हम 30 दिन में इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेंगे, जो 3 से 4 इंची बन करके तैयार होगी। 3 से 4 इंची देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो हमारा ऊपर बन गया है ये बुरबुरा बिल्कुल ब्लैक चाय पत्ती की तरह वर्मी कंपोस्ट है। ये देखिए, तो ये इस प्रकार से हमारा कुछ खाद बन के तैयार हो। इतना बन करके तैयार होगा तो आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप 10-10 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और करीबन 60 से 65 दिन में 70 दिन में आपकी पूरी वर्मी कंपोस्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे इसके ऊपर केचुआ डाल दिया तो इसमें किसान कैसे चेक करेगा कि जो केचुआ है वो सही कंडीशन में या फिर वो बेड में ठहरा हुआ है, बेड में काम कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? यदि आपका गोबर अच्छा है तो आपका केचुआ इसमें से कहीं नहीं जाएगा। यदि आपका गोबर खराब हो रहा है, किसी कारणवश काला है या ख़राब है, तो उसमें से केचुआ भागने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज इसमें से केचुआ कहीं नहीं आता। और आप इस पर तरी का मेंटेनेंस सही रखेंगे तो आपका जो केचुआ है वो सही से डेवलप होगा और 2 से 3 गुना भी हो सकता है या 2 गुना भी हो जाता है। अधिकतर तो 2 गुना होता है, 3 गुना जब होता है, जैसे ठंड के मौसम में इन्वायरमेंट उनका फ्रेंडली रहता है, इस वजह से वो 3 गुना तक हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट हार्वेस्टिंग हम 30 दिनों के बाद में कर सकते हैं,
तो क्या एक ये एग्जैक्ट है कि फिक्स है कि 30 दिन के बाद ही होगा या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से? देखो मौसम के हिसाब से अगर पानी की बरसात ज़्यादा हो रही है तो जो केचुआ होता है वह कंज्यूम गोबर को करता ही इसलिए है कि उसको वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो वह अगर पानी ज़्यादा मिलेगा तो खाद की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, तो 40-50 दिन पे भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग जा सकती है। और ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि 60 से 65 दिन में ही पूरा कंप्लीट हो, कभी कभी इसमें 90 से 100 दिन भी लग जाती है, क्योंकि कोई नया व्यक्ति होता है जो नया नया वर्मी कंपोस्टिंग का काम चालू करता है तो थोड़ा अनुभव कम होता है, तो उस पोजीशन में ऐसा होता है कि ये 100 दिन तक चली जाती है इसकी साइकिल। तो सोहन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई किसान ट्रेनिंग लेने के लिए इंटरेस्ट रखता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए इनरोल होने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, और अगर वो ट्रेनिंग लेने के बाद में ये डिसाइड करता है कि उसे भी वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना है, तो क्या आप उसमें उसकी क्या क्या मदद करेंगे, और अगर उसको केचुए की जरूरत पड़ती है तो केचुआ क्या कहीं और से खरीदना पड़ेगा या केचुआ भी आप ही प्रोवाइड करोगे? यदि कोई आपका वीडियो के माध्यम से हमारे थ्रू आता है या आपका नाम सजेस्ट करता है तो हम उसे ट्रांसपोर्टेशन फ्री देंगे और अच्छी क्वालिटी का केचुआ प्रोवाइड करेंगे। और यदि वो ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं तो हमारे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फॉर्म उन्हें वो भर सकते हैं या मैनुअली यहाँ आकर के भी भर सकते हैं, जिस वजह से हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। अच्छा, मेरा इसमें एक रिटर्न क्वेश्चन था कि बाकी लोग वीडियो देखेंगे तो वो ये भी बोलेंगे देख करके कि अगर आपने ऐसा बोला है कि मेरी वीडियो देख के आते हैं तो आप उन्हें अच्छी क्वालिटी का केचुआ प्रदान करोगे। अगर कोई किसान डायरेक्ट आता है तो उसके उन्हें साथ भी सेम ही क्वालिटी का केचुआ प्रदान करेंगे, पर एक अच्छा बोलने का वर्ड ये मतलब ये अच्छा मतलब होता आप और भी बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड हाँ। करोगे उसे जो है वीडियो ट्रांसपोर्टेशन हम उनको बेनिफिट ये दे देंगे, हम ओके। उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे देंगे। अच्छा, जैसा कि सोहन जी लगभग आपने हमें सभी जानकारी दे दी है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट पूरा अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सेल आउट करने से पहले और क्या प्रोसीजर होते हैं जिससे कि उच्च क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट किसानों तक पहुँचे? यहाँ से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमारा स्टॉक हाउस इधर बना हुआ है, यहाँ जाता है और वहाँ हमारी मशीन है जिस पे हम उसकी ब्रीडिंग करते हैं और उसके बाद हम उसकी पैकिंग करते हैं। चलो मैं आपको तो बेसिकली जो हमारा यहाँ स्टॉक हो जाता है, स्टॉक होने के पश्चात हम इसमें मशीन पे छनाई करते हैं। मशीन में हमारी 4 mm की जाली लगी हुई है जिससे कि हमारा जो महीम खाद जो होता है बारीक ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट वो छन करके यहाँ से हमारा फाइनल प्रोडक्ट नीचे से निकल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है, ये देखिए आप, एकदम हाँ, बेस्ट बिल्कुल। क्वालिटी का ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है, चाय पत्ती के तरह का दानेदार एकदम। वर्मी कंपोस्ट है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब यहीं हमारा आगे की ओर वेस्टेज गिरता है, ये आप देख सकते हैं। ये वेस्टेज जो है वापस से रिसाइकल होता है जिससे वापस से वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मशीन की खासियत के बारे में बताऊं तो ये मशीन जो है ये 1 घंटे में 20 से 30 टन वर्मी कंपोस्ट छान देती है। अगर ड्राई रहेगा तो 30 टन छानेगी, अगर गीला रहेगा तो 20 टन छानेगी। और ये हमारी पर्सनल और मैन्युफैक्चरिंग है। मशीन आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? जी बिल्कुल। सोहन जी, मैं देख रहा हूँ इस खाद में मुझे नमी दिखाई दे रही है और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो 15 से 18% तक नमी होनी चाहिए खाद के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि इस खाद के अंदर आप नमी कैसे चेक करते हैं? तो आप देख पा रहे हैं जो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट को हम मुट्ठी बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लड्डू बन जाएगा। ओके। और ये हम वापस हाथ फेरेंगे तो ये वापस पूरा बिखर जाएगा। ठीक है। तो ये बताता है कि इसमें परफेक्ट नमी है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको मुट्ठी से दबाएंगे, अगर दबाने पर एक बूंदी पानी नहीं आ रहा है तो इसमें परफेक्ट मॉइस्चर है, तो यह परफेक्ट नमी मानी जाती है। और कुछ इसके पैरामीटर भी आते हैं जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। जैसा कि आपने हमें बता दिया कि इसकी नमी कैसे चेक करें, अब ये माना जाए, हम मान सकते हैं कि ये खाद पूरी तरह से मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका पैकिंग का क्या प्रोसीजर होता है? क्या आप पहले से पैकिंग करके रखते हैं या फिर किसान की डिमांड के अनुसार पैकिंग करते हैं? यदि हम पहले से पैकिंग करके रखेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो कम होने लगता है, और मॉइस्चर कम होने की वजह से इसके जो बैक्टीरिया है वो डेड होने लग जाते हैं, तो किसान को वो पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो वर्मी कंपोस्ट से मिलना चाहिए। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी हम पैकिंग करें तो हम ऑर्डर आने के 2 से 3 दिन बाद पैकिंग करें, जब तक हम इसे ढक करके रखें, ढेर बना करके, जिससे कि इसका मॉइस्चर बना रहे और किसान को इस खाद का भरपूर फ़ायदा मिल पाए। अगर कोई किसान आपसे वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, पहली बात? दूसरी बात, अगर वो आज आपको ऑर्डर देता है तो ये ऑर्डर उसको कितने दिनों में डिलीवर होगा? यदि हमें कोई किसान ऑर्डर देता है तो हम 3 से 4 दिनों में उस ऑर्डर को फुलफिल कर देते हैं। यदि हमसे नहीं हो पाता है तो हम 10-15 दिन की टाइमलाइन मांगते हैं। और दूसरी चीज़, यदि कोई किसान हमसे खाद लेने के लिए किसी माध्यम से आना चाहता है तो हमारी वेबसाइट भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, या वो डायरेक्ट भी हमसे आकर के यहाँ मिल करके वर्मी कंपोस्ट परचेज कर सकता है। अब मुझे आप लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट जैसे किसान लेके गया आपके पास से, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है कि यहाँ से वर्मी कंपोस्ट किसान के खेत तक पहुँचने के बाद कितने दिनों के अंदर खेत में पहुँच जाना चाहिए? तो बेसिकली वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये बेसल डोज के तौर पर ज़मीनों में डलता है। तो जब भी आप खेत की लास्ट जुताई करते हैं
उसके पहले आपको वर्मी कंपोस्ट डालना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब लास्ट जुताई आपका रोटावेटर या आपका जो लास्ट कल्टीवेटर हो रहा है, उस समय आप इसको प्रति बीघा 5 से 7 कुंटल के आसपास डाल सकते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में। यहीं कंद वर्गीय फसलों में 7 से 8 कुंटल डालिए, और यहीं आप गेहूँ और चने या आपका मकई हो गई, तो इसमें आप 3 से 4 कुंटल डालेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर हम रेट की बात करें तो क्या यह यूरिया और डीएपी की अपेक्षा महंगा या सस्ता पड़ता है? अगर आप देखने जाएंगे तो ये यूरिया डीएपी से सस्ता होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि यूरिया जो होता है एक फसल में 2 से 3 बार डलता है, 2-2 बोरी करके डलता है। ये हम एक बार में डाल रहे हैं और वो हम 2-2 करके ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक जो फसल होती है उसमें 2-2 करके 3 बार में यूरिया डलता है, तो 6 बोरी हो गया। ऐसे ही हम डायरेक्ट 6 बोरी इस पर डालते हैं, और इसमें डीएपी का खर्च अपना बच गया, क्योंकि डीएपी की 1300 रुपये की एक बोरी है, यूरिया 350 का आता है। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं कि इसको डालेंगे जब अपन 4 से 5 कुंटल, तो ये उसके बराबर होता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद हमें गोबर खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग गोबर खाद डालते हैं उनका खर्च भी कम से कम 1 बीघे में 3 से 4 ट्रॉली डलता है, तो 10 से 15 हज़ार चला जाता है। तो उस चीज़ का मेंटेनेंस भी वर्मी कंपोस्ट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगर कोई किसान आपसे सीख के वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चालू करना चाहता है तो उसको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? देखिए, वर्मी कंपोस्ट अगर स्टार्ट करना चाहता है तो 10 से 20 हज़ार में भी स्टार्ट कर सकता है, और अगर उसे लार्ज स्केल पे ले जाना है तो थोड़े बड़े स्तर से चालू करेगा। फिर वो आगे तो आप कितना भी बड़ा डाल सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। किसान को सपोर्ट आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल, यदि कोई किसान हमारे पास आता है या वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेता है तो हम ट्रेनिंग भी फ्री देते हैं, और हम उसको गाइडेंस भी फ्री में ही देंगे। यदि वो वर्मी कंपोस्ट लगाना चाहता है तो इससे एक हमारी जो प्रकृति है उसको फ़ायदा जाएगा। हमारा जो मध्य प्रदेश या हमारा जो भारत देश है ये ऑर्गेनिक की ओर आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आप यदि करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर कोई किसान वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से किस किस तरह की सहायता मिल सकती है, या फिर किसान को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसान की तरह से सब्सिडी या कुछ लोन प्रोवाइड किया जाता है? तो बेसिकली इसके लिए आप एमएसएमई भी रजिस्टर करवा सकते हैं। यदि आप छोटे किसान हैं, खुद के यूज़ के लिए बनाने, तो आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप लार्ज स्केल पे और बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। ये वर्ग 3 का लाइसेंस होता है। इसकी जानकारी आपके नियर बाय जो आपका स्टेट रहेगा वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं। और यदि आप इसमें कोई गवर्नमेंट योजना की बात करें तो जैसे मुद्रा लोन योजना हो गई, और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप भी ऑर्गेनिक खाएँ और ऑर्गेनिक उगाएँ। ठीक है, जैसा कि किसान भाइयों, आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो आपके काम आएगी। और अगर आप भी भैया से वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहते हो या ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों को सबको इंटरेस्ट है कि आप इस यूनिट से कितना पैसा कमा रहे हैं, और अगर वो स्टार्ट करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, तो इस पर आप हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो हर एरिया में रेट अलग अलग होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है वो 1 रुपये की कॉस्टिंग में पड़ रहा है। यूपी में जो रॉ मटेरियल होता है वो 50 पैसे की कॉस्टिंग में पड़ता है। कहीं जगह 2-2 रुपये तक रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ जाती है। उस हिसाब से रेट डिसाइड होता है कि वर्मी कंपोस्ट का क्या रेट है। अगर 1 रुपये में वर्मी गोबर आ रहा है तो सीधी सी बात है आपका वर्मी कंपोस्ट 6 से 7 रुपये 8 रुपये में हो जाएगा। यदि आपका 2 रुपये में गोबर आ रहा है तो 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये तक वर्मी कंपोस्ट का रेट चला जाता है। अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन लगाई जाए और अगर 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी वर्मी कंपोस्ट सेल आउट होता है तो 60 टन महीने का वर्मी कंपोस्ट का यहाँ से प्रोडक्शन होता है। बाकी आप कैलकुलेशन करके लगा लीजिए कि ये कितना टर्नओवर करते हैं महीने का, और उसमें से उनका 50% भी अगर आप हटा दोगे तो ये आज अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। और अगर आप भी इनसे इंस्पायर होते हैं तो आके इनसे जानकारी ले सकते हो, सीख सकते हैं और अपना वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा सकते हो। तो सोहन जी, हम मान सकते हैं कि ये किसान अगर अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से काम करता है तो एक यूनिट से अच्छा पैसा कमा सकता है। हाँ बिल्कुल, यदि आप लगन से और सही तरीके से और डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बनाएंगे और अच्छे तरीके से यूनिट रन कर पाएंगे। और आप हमारे व्यूअर के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो मेरे जिस भी दोस्त या जो भी किसान साथी वर्मी कंपोस्ट चालू करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आप, जैसा कि आपने वीडियो में पूरी जानकारी ली है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपको वर्मी कंपोस्टिंग में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती आपने अगर उस चीज़ को पूरे तरीके से या सही तरीके से सीखा होता तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्पायर हुए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा और आप डायरेक्ट सोहन जी से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा सोहन जी से मिलके और उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। ऐसे ही वो आपका भी सपोर्ट करेंगे, तो एक बार कनेक्ट जरूर करें। धन्यवाद।